नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द होगा कमेटी का गठन। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार लेगी बहाली पर निर्णय। पुलिस कर्मियों पर गरमाई सियासत। विपक्ष के आरोपों पर सरकार की ओर से सफाई देने पहुंचे वन मंत्री। पूर्व कांग्रेस सरकार पर फोड़ा ठिकरा। फिर छलका विधायक अनिल शर्मा का दर्द। अपनी ही सरकार पर लगाए भेदभाव के आरोप। कहा, मंडी विधानसभा के साथ सरकार कर रही भेदभाव। शहीद विवेक हुए पंचतत्वों में विलीन। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। मुख्यमंत्री ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने की परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विधानसभा में एनपीएस कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले में कमेटी का गठन कर मामले के समाधान की बात कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज जो कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आए थे, विशेष तौर से उनकी मांग ये है कि 2003 से पहले जो ओपीएस थी उसको बहाल किया जाए। मैंने उनकी बात सुनी है सारी, लेकिन इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि 2003 में अगर ओपीएस लागू की गई थी, आज हमारे कुछ कांग्रेस के विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर के कुछ गाहे बिगाहे हम सुनते हैं उनको बोलते हुए, उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि 2003 में सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओपीएस को खत्म करके नई पेंशन स्कीम की जो है एनपीएस की शुरुआत की। और पूरे देश भर में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जहाँ सबसे पहले एनपीएस को स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा। और आज इस सारे विषय को लेकर के जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि उस परिस्थिति के लिए हम दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश ने एनपीएस को स्वीकार किया है। एक राज्य को छोड़ करके, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके, पूरे देश के सभी राज्यों में आज की तारीख में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो 2-3 इश्यूज थे, इनका जो शेयर है वो 10 से 14 करना, इनके लिए शेयर करना वो 10 से 14 करना, वो भी हमने किया। 2009 की नोटिफिकेशन के मुताबिक इश्यूज थे, जिनकी डेथ हो जाती है वो भी हमने, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भी कवर करने के लिए जेसीसी में मामला उठाया, उसमें हमने उसको स्वीकार किया, हमने कहा इसको करेंगे। और ग्रेजुएटी की भी बात कहें तो वो भी हमने इनकी जो है वो दी। 3 चीज़ें हमने की है, लेकिन उसके बावजूद अब बात आगे बढ़ते बढ़ते जो सारी चीज़ें करते हैं, अब बात ये आ रही है कि प्रमुख रूप से मांग आ रही है कि अब ओपीएस के लिए बात कह रहे हैं। आज हमने इनकी बात कही कि इसमें सारी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेगी। आज की परिस्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम ओपीएस के लिए जा सकते हैं? ऐसी चीज़ों को लेकर के एकदम जल्दी में निर्णय करना संभव नहीं, तो इसलिए थोड़ा हमको इस बात को कैलकुलेट करने दीजिए। एक ही बात कही है कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो कमेटी सबके पक्ष को, एनपीएस के उस पक्ष को भी सुनेगी और उसके साथ साथ में अपना सरकार का पक्ष भी सुनेगी, सरकार में क्या स्थिति है, और उसके बाद फिर क्या चीज़ें की जा सकती हैं जो डूएबल होगी, उन सारी चीज़ों पर उसके बाद ही विचार करेंगे। लोगों को शर्म नहीं, मुझे शब्द कहना पड़ रहा है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि 2013 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2012 तक अंत तक रही, 2013 तक वही रूल्स, आरएमपी रूल जो पुलिस के लिए, उसके मुताबिक तो किसी को दिक्कत नहीं। 2015 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो आज बड़े भारी हितैषी बने हुए हैं उन पुलिस वालों के, उस वक्त
रूल्स में चेंज, आरएमपी रूल्स में चेंज करने की, परिवर्तन करने की जो है वो जरूरत किसने महसूस की? कांग्रेस ने। कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के किए हुए आज कांग्रेस के ही लोग उन सारी चीज़ों को लेकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात, आज तक पहले वो एक बात कहते रहे कि पुलिस वाले ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पेयर किए हैं। जब हमने विधानसभा के अंदर इस बात को पूरे तथ्य के साथ कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट पुलिस की नहीं होती है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ ये बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 से दूसरी कैटेगरी का जो है 5 हुआ, 5 से फिर 3 हुआ, 3 के बाद अब इसको नीचे 2 तक लाने की बात हुई। अभी हमने 2 करने के लिए बोला है। इसके कारण जो है 2015 के जो हमारे पुलिस में जो भर्ती हुए लोग हैं, जवान हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है। उन्होंने उस वक्त कैलकुलेट नहीं किया था, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ उनके स्थिति ऐसी हो गई कि जो उनके साथ लगे हुए हैं वो उनसे बहुत आगे निकल रहे हैं, उनसे पीछे लगे हुए वो भी आगे निकल रहे हैं। तो ऐसे में पे बैंड का इशू है बेसिकली। तो पे बैंड पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उसको हम अध्ययन करने के बाद आने वाले समय में जो मदद करने की गुंजाइश जहाँ जिस तरह से निकल पाएगी उस तरह पर आउटसोर्स उनकी ही सरकार के दौरान जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पूरे देश भर में सभी राज्यों में हैं। कांग्रेस के शासन में जहाँ सत्ता है, सरकारें हैं, तो वहाँ नहीं चल रही है। आज आप देखते रहते हैं यहाँ तो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर तो उनके टांगे तोड़ दी उन्होंने पुलिस में, उन्होंने पंजाब में कर्मचारियों की। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि कह रहे हैं कि सरकार अभी आपकी है तो जवाबदेही आपकी बनती है, आप क्या करें? स्वाभाविक रूप से जवाबदेही हमारी है, इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करने की स्थिति में हम होंगे, राजनीतिक मकसद से वो कुछ चीज़ों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं होंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर पुलिस जवानों के साथ अनदेखी के आरोप लगाए। इस दौरान चर्चा न मिलने पर उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो वहीं इस चर्चा को लेकर वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी विपक्ष पर तंज कसा और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ओपीएस का पास हुआ, ये किसकी देन थी? ओपीएस पास हुआ 2003 में। किस मुख्यमंत्री ने इस विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास ओपीएस? हिमाचल प्रदेश। एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? राजा वीरभद्र सिंह। उसके बाद 7 से लेकर 8 तक आपकी सरकार रही, 5 साल तब आप सरकार में, 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद आप 12 से लेकर 17 तक आप सरकार में, 10 साल आपने ओपीएस के बारे में क्या किया? जो आज आप बोल रहे हैं कि अडॉप्ट होगा, अगर आज अडॉप्ट आप करने वाली बात करें तो आपने पंजाब में क्यों नहीं कराया? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कराया? आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया? आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? आज आप केवल स्वप्न बेच रहे हो। आज केवल आप हिमाचली जनता को, कांग्रेस तो कह रही है कि एक मिनट सर बात सुनिए पूरी। एक क्या केवल कांग्रेस के लोग आज हिमाचल के भोली वाली जनता को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे आए? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इनको भी बोले प्रमाण के साथ बात करें कि क्या वीरभद्र सिंह ने 3 में साइन किए थे, नहीं किए थे? क्या उसके बाद 10 साल आप सत्ता में रहे कि नहीं रहे? तो क्या 10 साल आपको सत्ता में वो कुछ याद नहीं आया जो आज आपको यहाँ पे नारा लगा के याद आ रहा है? और ये कानून जिसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैं लाया हूँ, 15 में किसने पास किया था? किसने लेबर को, इनको लेबर बॉन्डेड लेबर का रूप दिया था? किसने इनको 8 साल के लिए इसमें बांधा था कि आप इस 8 साल के कानून में रहेंगे? ये 15 का कानून इस कांग्रेस सरकार का पास किया गया, इस पार्टी का पास किया गया, और आज ये वॉकआउट कर रहे हैं। किस लिए वॉकआउट कर रहे हैं? पहले आप समस्या को पैदा करो, फिर आगे विपक्ष में वॉकआउट करो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक बात को आगे लाया जाए। तो क्या लगता है? मैं फिर उसको बोल रहा हूँ, वो इस इशू से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ इस बात को। आप 67 का प्रस्ताव पढ़िए जो इन्होंने दिया, 67 का प्रस्ताव। वो तो कह रहे हैं कि इतना बुरी हालत है कि पुलिस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। वो तो इस बात को लेकर आए, अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ ओवर। नो कॉन्फिडेंस की बात करें। नो फर्दर क्या है? फर्दर हमने आपको बता दिया कि हमने कमेटी इसके गठन कर दी है और कमेटी इसके बारे में काम कर रही है, इसके बारे में देखभाल कर रही है। मैं केवल रिकॉर्ड को स्टेट करने के लिए आपके बीच में है। रिकॉर्ड स्टेट करने का मतलब है कि ये कानून किसने बनाया और किसने इसको इंप्लीमेंट किया, नंबर 1 एक। और ये ओपीएस का कानून किसने बनाया और किसने इंप्लीमेंट किया, नंबर 2। ओपीएस के कानून के बाद 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या उसमें एक अमेंडमेंट भी की? और आज आप फेसबुक पे अनाउंसमेंट कर रहे हो हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जब आप थे 10 साल तब आपने क्यों नहीं कुछ किया? और ये 15 में कानून, पुलिस का काला कानून जिसको कहते हैं ब्लैक लॉ, ये इन्होंने पास किया था। उसकी नोटिफिकेशन कॉपी मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। जो आपने बात कही कि पुलिस के पेरेंट्स के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो अलग विषय है।
अब पेरेंट्स भी बच्चों की सपोर्ट में आए, जो विच इज़ जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पेरेंट्स नहीं आएंगे अपने बच्चों के हक में तो कौन आएगा। भाजपा के विधायक अनिल शर्मा ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर तंज कसा है और इस दौरान उन्होंने मंडी सदर विधानसभा के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मुद्दे तो एक विधायक हूँ मैं अब तो, और विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना एक विधानसभा के अंदर ही हम प्रश्नों के माध्यम से उठाते हैं, दूसरे माध्यम से भी हम इन मुद्दों को उठाते हैं। प्रश्न तो केवल मात्र ये था कि पिछले 3 सालों के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैं एजुकेशन की बात कर रहा था, शिक्षा की बात कर रहा था कि कितना पैसा 3 सालों के अंदर मेरे क्षेत्र में दिया गया है, और इन 3 सालों का जवाब को बदल दिया गया, क्योंकि प्रश्न कुछ और था, जवाब जो प्रश्न को विधानसभा के अंदर कुछ और रूप से पेश किया गया। तो मैंने फिर कहा कि मुझे 3 सालों की जानकारी दी जाए। मतलब 3 सालों जब से मैंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था, उसके बाद से लेकर सारे काम जो शिक्षा के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर है, वो काम बंद कर दिए गए। और ये जो है, जब मंत्री जी ने जवाब दिया, मंत्री जी ने कहा कि 4 स्कूल जो हैं जो 100% कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप मिसलीड कर रहे हैं हाउस के अंदर। एक हाउस के अंदर एक मंत्री को तैयार होकर आना चाहिए, और इस तरीके से मैं भी रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि हर आंकड़े मंत्री को पता होते हैं, पर विभाग जो है उसकी जो है, वो विभाग में कैसे आंकड़े जो है सरकार के अंदर दिए जाते हैं, उसका मैंने प्रश्न उठाया। मैंने कहा कि ये 4 स्कूल बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 8 में से, तो कम से कम आप उनके उद्घाटन कर देते, जनता को दे देते हो। और जब वो दोबारा से उसको प्रश्न को जवाब देने लगे तो उनका एक कोई 80% कंप्लीट है, कोई 70% कंप्लीट है, तो कहाँ गए फिर वो 4 स्कूल। तो इस तरीके की बात मैंने कहा कि 3 सालों के अंदर जहाँ 3-3 करोड़ की बिल्डिंग का है, वहाँ 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये अनदेखी जो है सदर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, जब से मैंने जो है मंत्रिमंडल से जाए थे, तब से शुरू हो गया था। आपके साथ भी इसी तरह से नहीं, मेरे को होता रहता। देखिए, आपको पता ही है, जब जिस विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कोई उद्घाटन पट्टिका में नाम नहीं होता है, वो एक मैं ही हूँ जिसके नहीं होता, बाकी को तो सब ही होते हैं। कांग्रेस के नहीं होते हैं, वो कांग्रेस के विधायक हैं। परंतु मेरे चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री आते हैं, दूसरे मंत्री आते हैं, उन्हीं की पट्टिका, और मैंने कभी विरोध नहीं किया इस बात का। आप लाइए पट्टिका पर, कम से कम काम तो कीजिए लोगों का। और वही बात मैंने आज भी इस बात को कहा कि आज महेंद्र सिंह जी बड़े बड़े बात कर रहे थे आईपीएच के बारे में, कितने करोड़ कहीं चले गए, इतने करोड़ कहीं चले गए। सभी क्षेत्रों की बात की उन्होंने, दरंग भी की और बल भी की, सभी। फिर सदर क्यों छोड़ दिया उन्होंने? यही मैं चिंता का विषय इस बात का है कि मेरे लोगों को जिस तरीके से विकास के अंदर जो पीछे किया जा रहा था, उसके लिए मुझे आवाज़ भी बुलंद करनी है। और आते अब समय के अंदर लोग भी बीच में जाकर जो है, क्योंकि ये हमारा रिश्ता लोगों से वर्षों से है, चाहे पिताजी रहे, चाहे मैं रहा हूँ, हमने वर्षों से, चाहे किसी पार्टी में रहे, किसी कैसे भी हमने काम किया है, लोग चलते हैं। और इसी कड़ी के अंदर जो है, मैं फिर जाऊंगा लोगों के अंदर, और जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में लोगों को जो है इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन है कि मुख्यमंत्री जी ने जरूर मुझे बुलाया, और बुलाकर मुख्यमंत्री जरूर कहा कि आप काम कीजिए, पार्टी का काम कीजिए, पार्टी के विधायक हैं, अब आपका बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न कहा था कि यदि मैं चुनाव में लोगों के बीच में जाता हूँ, मेरा बेटा जब चुनाव हारा था तो मैं रामस्वरूप जी को रिसीव करने शेरी मंच पे गया, आपने मुझे कुर्सी तक नहीं दी। और जब मैं बैठ भी गया तो आपने मुझे जनता के बीच में, महेंद्र सिंह जी ने, रामस्वरूप जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में प्रताड़ित किया। मैंने इस बात को भी सोच के कि चलो मैं विधायक हूँ, लोगों के काम भी करता रहूँ, आज उस किया कि जब मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, यदि मैं लोगों के बीच में जाऊँगा आपकी वोट मांगने के लिए, तो मैं क्या कहूँगा? क्या काम को गिना के जाऊँगा, या आपने जो मेरे साथ किया उसको कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को मैं माफ़ करके अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ? तो कम से कम लोगों फिर से भी होनी चाहिए। जो इज्जत मान मुझे, जो मैंने छोड़ा था, यदि वो इज्जत मान मिलता, मैं चलने को तैयार हूँ। कम से कम लोगों को बता सकता हूँ कि 1 साल के अंदर मैं कुछ करके बताऊँगा, इसलिए मैं जो सरकार के साथ चला हूँ। परंतु कुछ लोग थे जो एडवाइज़र हैं मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने कहा कि 4 लाख से हम जीते हैं पिछली बार, लाख घट जाएंगे, 2 लाख घट जाएंगे, 3 लाख घट जाएंगे, जीत हमारी होगी। तो अनिल शर्मा की जरूरत है नहीं इसमें। तो आज पता लग गया कि लोगों ने किस तरीके से जो है अपना मत दिया है वहाँ पर। सबसे डेवलप्ड हमारा क्षेत्र हो सकता है, यदि मंडी क्षेत्र की मैं बात कर सकता हूँ, पर कौन नहीं चाहता कि हम यहाँ पहुँचे और आगे न जाएं। मुख्यमंत्री को चाहिए, और मैं भी आज इस बात को आप मुझे मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, 1 साल का समय बचा है,
आप ऐसा काम कर दीजिए मंडी के अंदर, मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर, कि मैं लो में आपके लिए बात कर सकता हूँ। तो तभी संभव होगा जब आप कुछ अपना सोच का दायरा बदलेंगे। सोच का दायरा बदलेंगे तो जनता भी सोच सकती है इसके बारे में। नाहन में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के मोगीनंद में स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कामगारों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर के दौरान 130 कामगारों का हेल्थ चेकअप किया गया और 100 कामगारों के RT-PCR टेस्ट भी किए गए। धगेड़ा में NCD कार्यक्रम के तहत आयोजित इस स्वास्थ्य जांच शिविर में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज संबंधित रोगों की जांच की गई। साथ ही कामगारों को इन रोगों के बारे में जानकारी भी दी गई। आफ्टर पोस्ट कोविड जो मतलब हमारे जो वर्कर्स है, हमारे जो एम्प्लॉई हैं, उनको मतलब किस तरह की कोई इंटरनल कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम लोगों ने इसको रूटीन में लिया है कि भाई एटलीस्ट कि 100% सबका मतलब हेल्थ चेकअप कराया जाए, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से मेडिसिन वगैरह दे सकें। और नान हॉस्पिटल के द्वारा जो आज इन्होंने हेल्थ चेकअप का मतलब एक हेल्थ मिशन के अंदर, हेल्थ मिशन जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने कांटेक्ट किया डॉक्टर मोनिसा से। उन्होंने फिर पूरी टीम को अपने यहाँ भेजा है और हमने पूरे जितने भी 100% एम्प्लॉई हैं सबका हम हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। हाँ जी, आज डेटेड 10/12/2021 को हमने यहाँ पे आपकी एयर इंडस्ट्रीज जो कि मोगीनंद में है, इसमें हम NCD का कैंप कर रहे हैं। NCD का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिसमें आपकी जैसे कि कैंसर आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस होता है। तो हम इस चीज़ का कैंप कर रहे हैं कि आप बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं, दे रन इन दी फैमिली, जेनेटिक के कॉजेज होते हैं इनके, या आपके जो लाइफस्टाइल होता है उनके कॉजेज होते हैं। तो उसके लिए उसको मोर्टेलिटी को कम करने के लिए या उसमें होता है, तो ये गवर्नमेंट का ये उनकी स्कीम है NCD कैंप में, तो वो हमने आज यहाँ पे रखा हुआ है। कुल्लू अस्पताल में अब मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए अब लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के द्वारा मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है। इस सुविधा के माध्यम से लोग घर में ही अब अपनी ऑनलाइन पर्ची बनवा सकते हैं और कुल्लू अस्पताल में डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकेंगे। हमने रिसेंटली RKS की मीटिंग में ये डिसीजन लिया था कि पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में OPD के लिए यहाँ पे आते हैं, कई बारी जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है और उसमें समय लगता है, तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा की हमने बात करी थी। और बहुत खुशी की बात है कि वो सुविधा जो है अब हम सभी जिलावासियों के लिए उसको शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको इन हाउस जो यहाँ की CMO साहब की टीम है, इन्होंने खुद ही डेवलप किया है। और इसके माध्यम से लोग जो हैं अब यहाँ आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन kulluhospital.com जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आने के बाद उनको अपनी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो दोबारा से नहीं बतानी पड़ेंगी, और उस डेटा एंट्री में जो टाइम बचेगा उससे जो क्यू में खड़ा होना पड़ता था पेशेंट्स को, उसका भी वो क्यूज़ छोटी होंगी और थोड़ी कम समय में जो है लोग अपना नंबर लेके OPD के लिए जा सकते हैं। उससे सभी को सहूलियत मिलेगी। शिमला में आज NCC कैडेट्स ने कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान उन्होंने CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि CDS जनरल बिपिन रावत और उनके सहयोगी की एयरक्राफ्ट में हुई दुर्घटना के बाद सारा देश शोक में डूबा हुआ है। जगह जगह लोग उन्हें अपने स्तर पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कोटशेरा कॉलेज के NCC कैडेट्स ने भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया और इस दौरान श्रद्धांजलि स्वरूप कॉलेज में शेरे पंजाब तक एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान सभी मौन अवस्था में रहे और CDS बिपिन रावत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जी, माई सेल्फ लेफ्टिनेंट डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा, आई एम अ ट्रेन NCC ऑफिसर, एसोसिएट NCC ऑफिसर, दैट इज ANO एट कोटशेरा कॉलेज। 7 HP इंडिपेंडेंट कंपनी NCC शिमला की हमारी इकाई है जो कोटशेरा कॉलेज में चल रही है। पिछले कल कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुनीत सांगटा जी के आदेश के अनुसार, जो 7 HP इंडिपेंडेंट कंपनी के NCC के कमांडिंग ऑफिसर है, उनके आदेश के अनुसार हमको ये कैंडल मार्च कंडक्ट करना था। तो वर्दी प्रिंसिपल मैडम हमारे कॉलेज के डॉक्टर अनुपमा गर्ग जी, उनके आदेश से हमने ये आज कोटशेरा कॉलेज से यहाँ शेरे पंजाब तक हमारा ये कैंडल मार्च रहा। यह जो भारत के जो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, जो कि जिनका दुखद अभी
हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें वो शहीद हुए, उनके साथ 12 अन्य लोग भी, कुछ आर्मी ऑफिसर्स और उनकी धर्मपत्नी वो भी शहीद हुए। तो उनके सम्मान में हमारा ये कैंडल मार्च था। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए प्रदेश के वीर शहीद जवान विवेक कुमार आज पंच तत्वों में विलीन हो गए। उनके अंतिम दर्शनों के लिए आज लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए पैरा कमांडो लांस नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर शनिवार को गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीर जवान के पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि विवेक कुमार तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इस त्रासदी में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के 11 वीर जवानों को भी राष्ट्र ने खो दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार वीर जवान के परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शोक संतप्त परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की है। उन्होंने शहीद के परिवार को अपनी ऐच्छिक निधि से अतिरिक्त 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हमारे कांगड़ा का एक जवान जो जनरल रावत जी के साथ थे, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है और हमने श्रद्धांजलि दी है विवेक कुमार नायक का। और ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश में, कांगड़ा में शोक की लहर है और मैं परिवार के लोगों से इस दुख को सहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शक्ति दे। और जहाँ तक उनका सेना में काम करते हुए 28 साल की उम्र में इस प्रकार से चले जाना, ये स्वाभाविक रूप से परिवार के लिए तो सदमा है ही, लेकिन सभी प्रदेशवासियों के लिए भी बहुत बड़ा ये एक दुख का पल है। अपने सरकार की ओर से जो परिवार के लिए एक व्यवस्था होती है उसके मुताबिक जो है 5 लाख रुपए पहले दिया और इसके अतिरिक्त मैं अपनी ओर से भी 5 लाख रुपए परिवार को सहयोग की दृष्टि से अपनी ऐच्छिक निधि में से देने की घोषणा करता हूँ। और परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है और आने वाले समय में परिवार को किस रूप में हम मदद कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आज ये बहुत ही दुख का ये पल है जहां विवेक कुमार जो लांस नायक थे और जनरल के साथ हमारे उस घटना में वहां पर उनकी मृत्यु हुई, तो मैं दुख व्यक्त करता हूं और संवेदना व्यक्त करते हुए जहां जनरल रावत जी को हमने पिछले कल विधानसभा में श्रद्धांजलि दी, वहां हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त जो 13 लोग और जिनकी इस घटना में मृत्यु हुई है, तो उन सबके प्रति हमने श्रद्धांजलि पिछले कल विधानसभा के माध्यम से भी दी है। सर, लास्ट नाइट विवेक कुमार परिवार में अकेले कमाने वाले थे, उनके लिए परिवार के लिए रोजगार, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने कहा कि हमने 5 लाख रुपए की पहले ही घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बाद हमने 5 लाख रुपए में और दे रहा हूँ। उसके अतिरिक्त परिवार को जिस तरह की मदद होगी हम परिवार के साथ बैठ करके, अब क्योंकि इस वक्त बात करना उचित नहीं होगा, बाद में सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे क्या मदद कर सकते हैं। उनके ब्रदर सुमित है, इज अनएम्प्लॉयड, और लास्ट ब्रदर यही थे जो विवेक जी थे, तो सरकारी नौकरी के लिए उन सारी चीज़ों को लेकर के हम सारा वो देख लेंगे। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।